उन्होंने रेल बेच दिया, उन्होंने प्लेन बेच दिए, उन्होंने रेलवे स्टेशन बेच दिए, कुछ तो बचा है अभी। अब बचा वक्फ। ये बताइए क्या जो है राम मंदिर का जो है देखरेख का जो है पुजारी हमको बना दिया जाएगा? कि ये संशोधन इस वजह से किया जा रहा है कि इन प्रॉपर्टियों को अडानी अंबानी को कैसे बांटा जाए। सरकार को भी समझना चाहिए कि ओवैसी जी के फैक्ट्स कितने सही हैं। आप आइए, हम बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं, आप कहिए वक्त की संपत्तियां सब हमको दे दो, फलाने को हमको देनी है। देखिए ये बहुत दूरंदेशी बात कही है अखिलेश यादव ने। अच्छा, दूरंदेशी बात है, इसको समझने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने चोट मारा है बहुत सही जगह पर। ये आदमी को समझने की जरूरत है। कल सदन में जिस तरीके से मामला गरमाया हुआ था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर, इतना शायद पहले कभी आपने देखा होगा। 2014, 19 और फिर 24 तक मोदी जी का दबदबा इतना ज्यादा था कि विपक्ष ही जो है वो अपने आप बाहर निकल आते थे कि क्या करें। नेताजी जो हैं, जो सदन के नेता हैं, वो मजबूत हैं, यानी सरकार मजबूत है। लेकिन पहली बार मोदी जी और अमित शाह को मुंह की खानी पड़ी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पर ज्यादा बात करने के लिए शेख ताहिर सिद्दीकी जी हैं, जिनसे हम लगातार कोई भी मुद्दा हो पूछने पहुंच जाते हैं, काफी जानकार हैं। सर, कैसे देख रहे हैं ये जो मामला सदन में उठाया गया, उसके खिलाफ विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा काटा, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए ये जो वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल जो है गवर्नमेंट लाई है, तो सीधे सीधे मैंने आपको बताया, सरकार किसी भी बिल को सांप्रदायिक बना देती है, दो समुदायों का मुद्दा बना देती है। वक्फ की जो संपत्तियां होती हैं, मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाना चाहता हूं कि मेरे एक कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरे कोई औलाद नहीं है या है, लेकिन मैं पुण्य की नियत से, सवाब की नियत से, अगर मेरा कोई बोर्ड है, मेरी कोई संस्था है जिसको बहुत पावर मिला हुआ है, मैं अपनी वो 2 बीघे जमीन अगर उसको वक्फ कर देता हूं, वक्फ बोर्ड को, और वक्फ बोर्ड उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से करता है, मदरसा, मस्जिद, स्कूल, कोई भी चीज का इस्तेमाल अगर करता है, किसी गरीब को अगर वहां बसाता है, तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करी, किसी को का मतलब वक्फ को दे दी, तो वो प्रॉपर्टी जो इतनी भारत के अंदर बढ़ गई है, ये सरकार को जो खल रही है। सरकार को काहे खलेगी? सरकार को इस कारण से खल रही है कि ये वक्फ की संपत्तियां इतनी ज्यादा कैसे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मुसलमानों को किसी चीज का लालच ही नहीं रहा है कभी, ना पैसे का, ना धन का, ना दौलत का, ना जमीन का, ना जायदाद का। वो आखिरत के बारे में भी सोचते हैं कि कल बरोज़े कयामत अल्लाह के यहां भी जाना है और मेरा हिसाब और किताब होगा। 70 साल जिंदगी, वो भी गारंटेड नहीं, कब मर जाऊं, तो वो कुछ अच्छे काम करके जाते हैं। वक्फ को जमीन दे दी, अब वक्फ उसका इस्तेमाल मस्जिद, मदरसा, स्कूल, गरीब को बसाने में अगर करता है, तो सरकार को क्यों खल्ला? आपको बता दूं, सरकार को इस वजह से खल्ला है कि वक्फ की संपत्तियां रेलवे के बाद सबसे ज्यादा है। रेलवे के बाद सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा है, और ये नजरों में गड़ गई। उन्होंने रेल बेच दिया, उन्होंने प्लेन बेच दिए, उन्होंने रेलवे स्टेशन पे जो टिकट बेच दिए। अब जब इन्होंने सब बेच दिया, 14 अडानी अंबानी के हाथ में, 14 और 19 के बाद, अब कुछ तो बचा है अभी। अब बचा वक्फ। अब वक्फ को इतना पावर मिला हुआ है, उसके इतने कानून, इतने सिस्टम में है वक्फ, कि उसकी संपत्तियों को आप बेच नहीं सकते, आप उसकी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले नहीं सकते। तो उसके लिए एक संशोधन बिल लाए हैं। उस बिल के तहत आप ये बताइए, अगर किसी मुसलमान की कब्र है, किसी मुसलमान की मस्जिद है, किसी मुसलमान की दरगाह है, और किसी हिंदू को बसा देंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या बसाया नहीं गया? ऐसा हुआ नहीं कभी। मथुरई में हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ, हिंदू समाज को दिया गया। इस्लाम ही थोड़ी ना सिखाता है, कोई परेशान हाल है उसको भी दीजिए आप। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब ये था कि मस्जिद है, मदरसा है, दरगाह है, मजार है, अगर वो वक्फ की प्रॉपर्टी पर है, वक्फ में किसी ने उसको दे दिया है, तो उसका मालिक कौन होगा? दरगाह का मालिक मुसलमान ही तो होगा, मस्जिद की देखरेख करने वाला मुसलमान ही तो होगा। ये बताइए क्या जो है राम मंदिर का जो है देखरेख का जो है पुजारी हमको बना दिया जाएगा? नहीं बनाया जा सकता ना। जिस चाइनीज लोगों के लिए जो बना हुआ है, पारसियों के लिए जो बना हुआ है भारत के अंदर सिस्टम, वो अपनी अपनी पूजा स्थलों का, अपनी अपनी गुरुद्वारों का, अपनी अपनी जगहों का खुद जो है देखरेख करते हैं। और तो आप ये बताइए, उसमें किसी और को शामिल करा जा सकता है? नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन ये सिर्फ अडानी अंबानी के लिए जो व्यवस्था बनाई जा रही है। अडानी अंबानी इसमें बीच में कैसे आ गए? आप ये बताइए, जब ये किसान का बिल सरकार लेकर आई, अडानी अंबानी इसमें बीच में आप लेकर आके उनको डाल दिए। किसान बिल आया था, किसानों का बिल आया था। हाँ, आया। उसमें अडानी अंबानी शामिल थे कि नहीं शामिल थे? बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बन गए थे पहले ना। तो वक्फ की जमीन पर जो है अडानी की नजरें हैं। बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज तैयार हो गए थे, किसानों ने आंदोलन किया, उनको बैक होना पड़ा सरकार को,
मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जो रेलवे बेच दे, जो LIC बेच दे, जो है हवाई जहाज बेच दे, जो देश के लाल किले को तक की जो है लिस्ट पे डाल दे, वो व्यक्ति जो है अडानी अंबानी के लिए कुछ भी कर सकता है। और 90% आप देखिएगा आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि ये संशोधन इस वजह से किया जा रहा है कि इन प्रॉपर्टियों को अडानी अंबानी को कैसे बांटा जाए, और इस पे जो है पूरी तरीके से वक्त की प्रॉपर्टियों को छिन्न भिन्न कर दिया। ताहिर साहब, एक आप हैं और एक असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद वाले। कल वो सदन के अंदर जिस तरीके से दहाड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हिंदू मुसलमान डिवाइड वाली बातें कर रहे थे। डिवाइड एंड रूल, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, डिवाइड एंड रूल का। बांटो और राजनीति करो। ओवैसी साहब ने बेबाकी से अपनी बात रखी है, एक एक नियम और कायदे कानून की बात बताई है। आप ये बताइए, संविधान के विरुद्ध ये संशोधन बिल आ रहा है कि नहीं? 14, 15, 25 के विरुद्ध है ये आर्टिकल। सोशल मीडिया बहुत सारे लोग लिख रहे हैं के खिलाफ है ये। सोशल मीडिया बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ये मुल्ला भड़काऊ है। देखिए, असदुद्दीन अवैसी के बारे में, देश के अंदर जो सच बोलेगा, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो भड़काऊ है। वो मुल्ला भी हो जाएगा, कटमुल्ला भी हो जाएगा। अगर कोई हिंदू भाई है, हम तो कहते हैं कि जो भगवा कपड़े पहने साधु है, अगर मुसलमानों के पक्ष में बोल दे तो साधु ही नहीं रहेगा, मुसलमान हो जाएगा। हाँ, सब उसके विरोधी हो जाएंगे। सच बात को सुनना नहीं चाहते। सच लेकिन हमेशा सच रहता है। आप वक्फ को जो संशोधन लाए हैं बिल, तो आप क्या जताना चाहते हैं? यही जताना चाहते हैं कि क्या वक्फ ने ये संपत्तियां कब्जा ली हैं? अरे भाई, वक्फ कोई भूमाफिया नहीं है। अच्छा, वक्फ का जो चेयरमैन कौन बनाता है? सवाल, वक्फ का चेयरमैन कौन बनाता है? आप बताइए। सरकार। और उस एक्ट के तहत डीएम उसका कौन होता है? डीएम जो है वक्फ की संपत्तियों को का संरक्षक होता है, देखरेख करने वाला होता है। और जब कोई वक्फ संपत्ति करता है तो उसकी जांच कौन करता है? डीएम करेगा, सरकार करती है। सरकार करती है। फिर एक ऑर्डिनेंस लाती है, फिर एक उसको जो लेटर देती है, फिर उसको वक्फ संपत्ति में शामिल कर दिया जाता है। हर चीज में तो सरकार शामिल है। तो और थोड़ा शामिल कर लीजिए। तो आप ये बताइए, जब हर चीज में सरकार शामिल है, आपका मानना है कि अडानी अंबानी को भी शामिल करना चाहते कर लीजिए। तो अडानी अंबानी का वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दीजिए, दे दीजिए उनको सब कुछ। खोल के कहिए, अडानी अंबानी को काहे चेयरमैन बना दें? अरे मैं कहता हूं खोल के कहिए कि इन संपत्तियों का हम करेंगे क्या, बिल ना लाइए। आप आइए, हम बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं। आप कहिए वक्फ की संपत्तियां सब हमको दे दो, फलाने को हमको देनी है। फलाने मतलब अडानी अंबानी को दे दी जाएगी। आप आइए तो मैदान में। अरे कहो तो, ये इतना दिल है आपका बड़ा? अरे भाई, पीछे के दरवाजे से क्यों आ रहे हो? सामने से आओ, सामने से आओ, कहो खुल करके। चाहिए हमको, हमें देने के लिए। हाँ, हम किसी को बांटेंगे, देंगे, या इसका ये क्या इस्तेमाल करेंगे? आप जो है एक बिल ला करके फिर उनको छिन्न भिन्न करो, सब तमाशेबाजी करो, फिर दिखाओ कि मैं लोकतांत्रिक सरकार चला रहा हूं। लोकतंत्र पर ये जो है बहुत बड़ा तमाचा है। अच्छा, सदन में जिस तरीके से मामला करवाया हुआ था, पहली बार आपको नहीं लगा बैकफुट पे आके? मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी अगर ये बिल लाए हैं तो नेता सदन है, वो पहले अपने जो है जो उनके सहयोगी दल है उनको समझाते, टीडीपी को समझाते, आपको नीतीश कुमार के जो है सांसदों को समझाते हैं। उनके जितने भी सहयोगी दल हैं, जब वो नहीं समझ पा रहे हैं अभी, तो आप ये बताइए, जब आपके यहाँ घर में अभी नासमझी का माहौल है, आप उनको क्लियर नहीं कर पाए, तो आप इतने बड़े बिल को जो है लेकर के आ गए। आप कभी भी देखिए, आप 19 में सरकार चलाई, आपने आने के बाद सत्ता में 14 में आने के बाद सरकार चलाई, लेकिन कभी भी किसी को विश्वास में नहीं लिया। आपने तानाशाही से सारे बिल लेकर के चले आए और 2-3 बिलों पे आपको मुंह की खानी पड़ी। किसानों का बिल आपने को वापस लेना पड़ा। आपको मैं बता दूं, जेपीसी में गया है, ये संविधान के विरुद्ध बिल है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 99 बल्कि नहीं 99% में आपको बता दूं, ये बिल जो है पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध है और वक्त की संपत्तियां किसी की कब्जाई हुई नहीं है। अखिलेश यादव को क्या हो गया? अखिलेश यादव सदन में बोल रहे थे ओम बिरला जी की तरफ इशारा करते हुए कि आपका भी अधिकार छीन लेंगे, आपके अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। फिर अमित शाह खड़े हुए कह रहे हैं अखिलेश यादव जी गोल गोल मत घुमाइए, नेता सदन की भी जिम्मेदारी यानी सरकार की भी जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे इस पे? तो गोल गोल वो घुमा रहे हैं, अखिलेश थोड़ी ना घुमा रहे हैं। तो क्या ओम बिरला जी का अधिकार छीन रहे हैं क्या? धीरे धीरे जब वक्त छिन जाएगा, रेलवे छिन गया, एयरपोर्ट छिन गया, लाल किला छिन गया, LIC छिन गई, हमें भैया क्यों नहीं? ओम बिरला जी का भी अधिकार धीरे धीरे, स्पीकर की पावर भी छीनेंगी, बहुत सी छीन सकती है। जब भी कोई इंसान को छीनने पर आ जाए तो बहुत कुछ छीन सकता है। देखिए, ये बहुत दूरंदेशी बात कही है अखिलेश यादव ने। अच्छा, दूरंदेशी बात है, इसको समझने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने चोट मारा है बहुत सही जगह। ये आदमी को समझने की जरूरत है कि क्या क्या छीन सकता है। लगातार छीनी तो रहा है। आप हमें बताइए क्या क्या नहीं छीना 14 के बाद से, बताइए हमें क्या क्या नहीं छीना। हर चीज छीन नहीं है। उसके बाद कोरोना आया तो जिंदगी छीनने लगी लोगों की। आपने जो वैक्सीन जो लगाई, हो वो एफिडेविट दे रहे हैं कि वैक्सीन जो है लॉयल ही नहीं दी, ये जो है इन वैक्सीनों से अटैक भी पड़ रहे हैं, ये वैक्सीन जो है बिल्कुल जो है यूजलेस थी। बताइए, आप उस वैक्सीन की कंपनी ने इस बात का एफिडेविट दिया, कोर्ट के अंदर दिया। आपने अभी तक सिर्फ छीना है। आपने दिया क्या है मालूम है? क्या दिया है? फ्री का राशन। और क्या चाहिए? नहीं, तो वो फ्री का जो राशन दिया है वो भी कैसे दिया है?
हम ही से सब छीन करके हम ही को 10 किलो दे दिया, हम वाहवाही करने लगे। बाकी सारी चीजें महंगी कर दी आपने, लूट लिया हमें। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है 56 इंच का सीना है, अब मान लीजिए 56 नहीं 56 दूना हो जाए, ठीक है, वो है तो सब कुछ मुमकिन है। छीनने वाला, छीनने का सब कुछ मुमकिन है। तो वक्फ बोर्ड की जमीन भी छीनने आए हैं क्या? बिल्कुल। ये जो कानून बनाने जा रहे हैं, इस पे जो बहुत तरीके से जो सरकार अपनी बात रख रही है, ये जो है इसमें वक्फ के जो है फला कानून 40 का, इसका उसका जो है ये गलत इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो क्या पहले की सरकारें बेवकूफ थी? अरे आप नेहरू वाली सरकार की हम बात क्या नेहरू कर रहे हैं, वाली मोदी वाली सरकार की बात करिए। क्या अटल जी मोदी के नहीं थे? बताइए, अटल जी मोदी के नहीं थे? 2 बार सरकारें चलाई उन्होंने। तो अटल जी बहुमत में नहीं थे उस समय? क्यों नहीं थे? क्या बात कर रहे हैं? अटल जी बहुत मजबूत व्यक्तित्व के मालिक थे। अटल जी को पता है देश एकता, अखंडता, समरसता और भाईचारे से चलता है। और मोदी जी को? मोदी जी को यह पता है कि देश जो है 2 राहों पर डाल दिया जाए, सांप्रदायिक बातें की जाएं। बिल लाइए आप, लेकिन बिल को, वक्फ का जो बिल है, इसको 2 समुदाय में बांट दिया गया, हिंदू मुसलमान। वक्फ मुसलमान नहीं, वक्फ एक समझ लीजिए संस्था है, एजेंसी है, एक समझ लीजिए एक बहुत बड़ा सिस्टम है। असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं हम मानेंगे नहीं चाहे जो हो जाए। बिल्कुल, ये बिल को माने। असदुद्दीन ओवैसी की आप बात कर रहे हैं मानने की, किसी को भी नहीं मानना चाहिए। और देश के अंदर मैं कहता हूं ओवैसी जैसा नेता हर मुद्दे पर जो है बात रखता है। असदुद्दीन अवैसी बेबाक है, बेबाक लीडर है, वो अपनी बात को रखते हैं और संविधान के दायरे में रखते हैं। जिस तरीके से उन्होंने सदन में बात रखी है, सरकार को भी समझना चाहिए कि ओवैसी जी के फैक्ट्स कितने सही है। और मैं कह रहा हूं उनके फैक्ट्स 110% सही है। सही है, सही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर हम आज चर्चा कर रहे थे। शेख ताहिर सिद्दीकी जी थे, बहुत ही सीनियर हैं और अपनी बात मनवाने में काफी माहिर हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर? राय जरूर देना। देखते रहे 24 तक न्यूज।